हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे फंडामेंटल राइट के सेकेंड टॉपिक को। इससे पहले हम लोगों ने पूरा राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 टू 18 है, और फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है, कौन से शेड्यूल में आता है, उसको हम लोग ने पहले ही पार्ट 1 जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज जो पार्ट कवर करने वाले हैं वो पार्ट सेकेंड है, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और फर्स्ट जो स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट से वो है राइट टू फ्रीडम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डील करते हैं। आर्टिकल 90 टू 24 के बीच जो है आते हैं। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये जितना भी आर्टिकल हैं ये डिस्कस होता है किसके अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, इससे पहले जो है राइट टू इक्वलिटी पूरा कवर कर चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज के लेक्चर को, और आर्टिकल 19 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें से आर्टिकल 19A जो बोलता है कि गारंटी टू ऑल सिटीजन 6 राइट। कौन कौन से 6 राइट हैं इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ये समझो, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर 7 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। कौन कौन से, और ये किसका बात कर रहे हैं, तो देखो ये जो बात कर रहा है जैसे कि आर्टिकल 19(1)(a) जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा। फिर आर्टिकल 19 जो 2 हो वो तो एक्सेप्शन है। फिर आर्टिकल 19(1)(b) जिसमें फ्रीडम ऑफ असेंबली होगा। इस तरीके से कितना फंडामेंटल राइट है, पूरा 6 फंडामेंटल राइट है जो कवर होता है आर्टिकल 19 के अंदर। एक तो पहले हम लोग फंडामेंटल राइट 6 पढ़े हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, है ना, ये सब चीज़ 6 फंडामेंटल राइट पढ़े हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 19 है इसके अंदर भी अपने को 6 फंडामेंटल राइट है जो कि पूरा डील करते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, समझ आया इतना। तो देखो, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 7 फंडामेंटल राइट। द राइट टू प्रॉपर्टी, इसे तो डिलीट कर दिए गए, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में इसको डिलीट करके जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको डिलीट करके एज अ लीगल राइट डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जो कि ये लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट किसमें, पार्ट 7 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये पार्ट जो 7 नहीं लिखा हुआ है ये पार्ट 12 है। ठीक है, तो सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 के अंदर कितना फंडामेंटल राइट है, एट प्रेजेंट 6 फंडामेंटल राइट है, इसको डिस्कस करना है अपने को। ठीक है, जो बाकी 6 फंडामेंटल राइट डिस्कस किए वो अलग हैं, और ये जो हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 19 में ये अलग है। इसको ऐसे बोल सकते हो कि आर्टिकल 19 है, इसके जो है सब टॉपिक हैं, सब टाइप है जिसको राइट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक आर्टिकल इसको डेजिग्नेट कर दिया गया है। ऐसे एक सिंपल टर्म में हम लोग बोल सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 कैन बी इन्फोर्स इवन अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी अदर देन द स्टेट और इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज। तो जो आर्टिकल 19 है, बाकी कई आर्टिकल ऐसे देखोगे जो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, जो गवर्नमेंट फॉर्म किया उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। लेकिन ये याद रखना, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, जो 21 बात करते हैं राइट टू लिबर्टी उसका बात करते हैं, है ना, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का बात करता है आर्टिकल 21, और आर्टिकल 19 ये दोनों क्या है, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल कौन सा आर्टिकल पढ़े हो, बता चुका हूँ। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, और हाई कोर्ट में जाओगे किसके अंतर्गत, आर्टिकल 2 to 6 के अंदर। ठीक है, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस 6 राइट सोलली ऑन ग्राउंड मेंशन इन आर्टिकल 19(2). तो देखो यहाँ पे पिछले क्लास में मैं एक एग्जांपल दिया था कि डीजे का, जैसे कि कोई इंडिविजुअल ए है, ठीक है, ए पर्सन है, ये क्या बोल रहे हैं, ये चाह रहा है कि मेरे को रात को 1 बजे क्या है, डीजे बजाना है। तो ठीक है, इसका पर्सनल राइट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको गारंटी दी है, इसको फंडामेंटल राइट दिए हैं कि फंडामेंटल है, फ्रीडम का फंडामेंटल है, जो करना वो करो। तो ये चाह रहा है कि मेरे को 1 बजे डीजे बजाना, और 1 बजे डीजे बजा रहे हैं, इसका एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन बाकी पब्लिक का क्या, बी हो गया पब्लिक, सी हो गया, इस पब्लिक का क्या होने वाला है, तो ये बाकी पब्लिक जैसे बी हो गया, सी हो गया, इसका भी तो फंडामेंटल राइट है कि रात को 1 बजे शांति से सो सके, है ना। तो ये डीजे बजाना चाह रहा है 1 बजे, लेकिन इसका भी तो राइट है बाकियों का भी अच्छे से सो सके। तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन ऐसे लगा देते हैं कि इतना से इतना टाइम में, रात को इतना से इतना बजे तक डीजे नहीं बजेगा, है ना, कोई लाउड स्पीकर यहाँ पे नहीं बजने वाला है।
तो इस तरीके से कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल जो 19 है 19A इसका और आएगा 19A फिर आर्टिकल 19(2)B ये सब आएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है जो पूरा फंडामेंटल चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आर्टिकल 19(1) हैं जो कि गारंटी करते हैं ऑल द सिटीजन फॉर 6 राइट्स के लिए, कौन कौन से 6 राइट हैं इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करोगे, देखो अब जो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 19(1)A जो बोले गए थे ना कि 6 फंडामेंटल राइट हैं आर्टिकल 19 है उसके अंदर। तो उसमें से फर्स्ट जो 6 फंडामेंटल राइट में से फर्स्ट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये क्या है, गवर्नमेंट अपने को गारंटी दिया हुआ है आर्टिकल 19(1)A में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो क्या क्या हो सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको जस्ट एक बार गो थ्रू करना है ना, इतना यहाँ पे रटने नहीं बैठना है इसको। क्या क्या हो सकता है, राइट टू प्रोपगेट वन व्यू एज वेल एज द व्यू ऑफ अदर, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल है ना, एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइट अगेंस्ट टेपिंग आउट टेलीफोन कंजर्वेशन, फिर राइट अगेंस्ट बैन कॉल बाय द पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन है ना, राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटी, फ्रीडम ऑफ साइलेंस, राइट टू अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर। तो ये क्या है, कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक बार जस्ट गो थ्रू बस करोगे इसको, क्योंकि ये पूरा कवर होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, समझ आया क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन इसमें भी क्या है, एक्सेप्शन है। फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी अपना बोल दे रहे हो, है ना, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसका मतलब ये क्या है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर रहे हो, गवर्नमेंट को गाली दे रहे हो, है ना, अपने नेशनल फ्लैग जो है उसका क्या कर रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाया हुआ है कि स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। क्या क्या ग्राउंड में, फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ फॉरेन स्टेट, इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस या फिर पब्लिक ऑर्डर। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है, गवर्नमेंट इम्पोज लगा सकती है। कैसे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर नेशनल इमरजेंसी हुआ तो पूरा जो फंडामेंटल राइट है उसको सस्पेंड कर दे रहा है। ठीक है, इंक्लूडिंग आर्टिकल 19 याद रखोगे। तो जब नेशनल इंपॉर्टेंस का बात आ रहा है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 को भी क्या कर दे रहे हैं, सस्पेंड कर दे रहे हैं। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। अगर रिलेशन आपके बोलने से अगर रिलेशन ख़राब हो रहे हैं एक कंट्री या अनदर कंट्री के बीच, जैसे इंडिया और दूसरे कंट्री के बीच, तो वहाँ पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को क्या कर सकते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के जरिए से इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, फिर सॉवरेन हो गया, इंटीग्रिटी का बात अगर कर रहे हो, एंटी सेंटीमेंट बात कर रहे हो, इंडिया के अगेंस्ट में बात कर रहे हो, ठीक है, जो इंडिया को डिफेम कर रहे हो, या फिर जो कोर्ट हैं कोर्ट को डिफेम कर रहे हो, सिक्योरिटी का अगर बात आता है स्टेट का, तो इस सब चीज़ में क्या है, गवर्नमेंट जो है स्टेट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, याद रखोगे आर्टिकल 19(2) के अंदर। ठीक है, समझ आ गया क्या इतना चीज़, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलो नेक्स्ट देखते हो अब जो नेक्स्ट है वो है आर्टिकल 19(1)B। इसके अंदर बोला है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली होगा। ठीक है, पहले अभी क्या पढ़े, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, एक्सप्रेशन है पहला हो गया। अब दूसरा देखो, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ऑल सिटीजन हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट हार्म। अगर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, ठीक है, लेकिन विदाउट आर्म, यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई आर्म पिस्तल गन कुछ यहाँ पे कोई रखने वाले नहीं है अपने पास। ठीक है, तो असेंबली करोगे पीसफुल करोगे, ठीक है, वायलेंस का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा, ये बोला गया है आर्टिकल 19(1)B में। राइट टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग, है ना, मीटिंग कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, टेक आउट प्रोसेसन ला सकते हो, परमिटेड ओनली ऑन पब्लिक ग्राउंड। ये भी एक चीज़ याद रखना कि अगर कहीं पे स्ट्राइक कर रहे हो, कहीं पे क्या है पोजीशन निकाल रहे हो, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, तो केवल होना चाहिए पब्लिक लैंड में, पब्लिक जो ग्राउंड है वहाँ पे, जो गवर्नमेंट का है पब्लिक के हैं उसमें होना चाहिए। और वहाँ पे भी होगा वो पीसफुल मैनर में होगा, कोई वहाँ पे गन वाला लेके आ रहे हैं, कोई चाकू वाला लेके आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ वहाँ पे पूरी तरह से बैन है, क्योंकि वहाँ से वायलेंस हो सकते हैं। तो वायलेंस को यहाँ पे नेग्लेक्ट किया गया है। फिर डू नॉट प्रोटेक्ट, जैसे कि वायलेंस अगर करोगे तो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, फायर ही होगा, फायर बोलता हूँ, चार्ज होगा। फिर डिसरॉयल्टी कर रहे हो, डिसऑर्डरली हो रहे हो, ठीक है, तो इस केस में क्या है, प्रोटेक्ट नहीं होने वाला है, डायरेक्टली क्या है लाठी चार्ज ऐसे कुछ एक्सेट्रा हो सकता है वहाँ पे।
तो इस तरीके से जो आर्टिकल जो बोला गया है 19(1)(b) में जो फ्रीडम ऑफ असेंबली, जो इसका प्रावधान ये है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, आ चुका है, ठीक है, याद रखोगे। फिर इसमें क्या एक्सेप्शन भी है। हर जो आर्टिकल पढ़ोगे फंडामेंटल का उसमें एक तो पढ़ोगे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, एक तो पढ़ोगे कि उस आर्टिकल में है क्या, लेकिन उसके जस्ट साइड में उसका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी पढ़ोगे। तो आर्टिकल जो 19(3) है ये क्या करता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। क्या क्या, अगर सॉवरेनिटी का बात हो रहा है, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का अगर बात आ रहा है ना, अगर आपके स्ट्राइक से या फिर डेमोन्स्ट्रेट करने से इंडिया को एंटी सेंटीमेंट का सामना करना पड़ रहा है, या फिर इंडिया के जो इंटीग्रिटी है उसमें अगर कुछ आवाज़ आ रहा है, उसमें कुछ हार्म हो रहा है, तो इस रेस्पेक्ट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। चाहे अगर पब्लिक ऑर्डर हो या फिर मेंटेन करना हो ट्रैफिक को, तो इस केस में भी क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। फिर अगला जो आर्टिकल सेम है जिसमें 6 फंडामेंटल राइट पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 19 के अंदर जो है 6 फंडामेंटल राइट उसको पढ़ रहे हैं। फिर जो अगला है वो है आर्टिकल 19(1)(c) जो कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का बात करते हैं कि ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जितना भी सिटीज़न है सबको ये अधिकार है, या तो एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये सब बना सकते हो। इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि राइट टू फॉर्म, चाहे पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हो, कंपनीज का हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, सोसाइटीज़, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ पर्सन जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। इंक्लूड टू राइट टू कंटिन्यू विथ एसोसिएशन, है ना, इंक्लूड निगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म और ज्वाइन एसोसिएशन और यूनियन। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूनियन तो फॉर्म कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब जो ये नहीं है कि अगर ग्रुपिंग बना रहे हो, मिलिटेंट का ग्रुप बना रहे हो, ऐसा कोई ग्रुप बना रहे हो जो कि इंडिया को हार्म करने वाला है ना, या फिर ऐसा कोई ग्रुप बना रहे हो जो कि कोई कम्युनिज्म को बढ़ावा देगा, कोई कम्युनिज्म को या फिर कोई रिलीजन को सप्रेस करोगे, तो ये जो है निगेटिव फॉर्म का जो ग्रुपिंग होता है, निगेटिव ग्रुपिंग, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगा, ये क्लियरली बोले हैं। जो एसोसिएशन बनाओगे, कंपनी बनाओगे, पूरा फॉर्म जो भी करोगे, उसका जो मेन एम होना चाहिए वो पॉजिटिव साइड का होना चाहिए, ना कि निगेटिव साइड का होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गया क्या, फ्रीडम ऑफ जो एसोसिएशन है इसमें। फिर गवर्नमेंट चाहे तो इसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19(4) यहाँ पे डिस्कस करते हैं। किस केस में जो है रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, वो है सोवरेन ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या है अपने इंटरनली और एक्सटर्नल मामले में क्या है, इंडिया खुद इंडिपेंडेंट है, इंडिया अपने किसी अदर कंट्री के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोवरेन बोलते हैं। प्रीएम्बल टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। अगर इंटीग्रिटी का बात आता है, या फिर पब्लिक ऑर्डर हो गया, या फिर मोरालिटी का बात आता है, तो इस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर राइट टू ऑब्टेन और रिकॉग्निशन ऑफ एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है, कि रिकॉग्निशन अगर चाहिए कि हम लोगों ने एसोसिएशन बना लिया, एसोसिएशन बना तो इजी है, लेकिन अगर उसको रिकॉग्नाइज करने बोलोगे गवर्नमेंट को कि इसको रिकॉग्नाइज करो क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ऐसे करके बोलोगे तो आप ये क्लियरली गलत है। यहाँ पे गवर्नमेंट जो बोला गया है, जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें ये बोला गया है कि एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, ग्रुप हो गया, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, ये सब फॉर्म कर सकते हो, लेकिन उसको रिकॉग्निशन अगर मांगने जाते हो तो ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत नहीं आता, ये क्लियरली बोला गया है। और एक चीज़ और बोला गया है कि स्ट्राइक करने का भी कोई प्रावधान नहीं है, स्ट्राइक करना भी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, डेमोन्स्ट्रेशन करना और स्ट्राइक करना, है ना, दो टर्म होता है, एक डेमोन्स्ट्रेट करना और एक स्ट्राइक करना है, दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ है। डेमोन्स्ट्रेट मतलब कुछ दिखा रहे हो, लेकिन स्ट्राइक मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी रूल्स है, रेगुलेशन, उसके अगेंस्ट स्ट्राइक कर रहे हो। अब स्ट्राइकिंग में क्या है, कुछ वायलेंस की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन जो डेमोन्स्ट्रेशन है वायलेंस इतना यूज़ नहीं होता, समझ रहे हो। तो राइट टू स्ट्राइक यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट नहीं है, क्लियरली यहाँ पे बोल दिया गया है, याद रखोगे। फिर अगला जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है 6 फंडामेंटल राइट में, एक जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, जो आर्टिकल 9(1)(d) में डिस्कस होता है। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू मूव फ्रीली, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर सकते हो। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो वहाँ जा सकते हो फ्रीली। अगर टूरिज़्म के रेस्पेक्ट में जा रहे हो, कमर्शियली जा रहे हो,
हर चीज़ में मूव कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट। यहाँ पे भी आर्टिकल अपने को दिया गया है जो कि है आर्टिकल 19A(D) का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। किस केस में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है? देखो यहाँ पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन रख रहा है, आर्टिकल रख रहे हैं, इसको कॉन्सेप्ट से अगर समझोगे तो क्लियर समझ आ जाएगा, और अगर रटने के मामले में जाओगे तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। समझो कैसे कॉन्सेप्ट समझोगे। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दिया गया है, ठीक है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे लग सकता है ये खुद लॉजिकली सोचो। जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक हो गया, ठीक है, या फिर कोई इंटरेस्ट ऑफ एनी ST SC हो गया। सपोज करो कोई ST पीपल यहाँ पे ट्राइब है, ये लोग फॉरेस्ट में रह रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो कल्चर है, अपना जो लैंग्वेज है, ठीक है, अपना जो रहन सहन जो है, सबको ये बचा के रखें बाहरी से। तो इसमें क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते गवर्नमेंट कि ये एरिया जो है यहाँ पे किसी का आना जाना नहीं होगा, कोई भी जनरल पब्लिक यहाँ पे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अगर कोई भी जनरल पब्लिक यहाँ पे जाते हैं तो इसका कल्चर इन्फ्लुएंस होगा, इसका लैंग्वेज, सोसाइटल हर चीज़ में क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा। तो इम्पैक्ट आएगा तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट ये बोलेगा कि इसका कल्चर अलग है, आपका कल्चर अलग है, तो यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि यहाँ पे आ जा नहीं सकते हो, न कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, न यहाँ की प्रॉपर्टी को बेच सकते हो। तो इस तरीके से क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगता है। तो इसको कंसिडर करोगे, याद रखोगे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल 19 का है वो है A और E का, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस। ये A E क्या है कि आर्टिकल 19 है, उसके अंदर A है, सब क्लॉज बोलते हैं इसको। फिर इसके अंदर जो सब क्लॉज है वो है E, इस रेस्पेक्ट से इसको पढ़े जाते हैं। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस भी है। एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। कोई भी टेरिटरी है, इंडिया का टेरिटरी है, वहाँ पे रह सकते हो, रिसाइड रह सकते हो, है ना, सेटल भी हो सकते हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी लगेगा, वही सेम जैसे कि अभी प्रीवियसली यहाँ पे बताया था, क्योंकि यहाँ का कल्चर अलग है। जो आदिवासी क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, तो यहाँ का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि वहाँ नहीं रह सकते हो। समझ आया? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, फिर आर्टिकल 19(1)(G) ये क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का बात करते हैं कि ऑल सिटीजन आर गिवन द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू डू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस। इस तरीके से फ्रीडम है। पहले क्या होता था एंशिएंट टाइम में कि अगर आपका जो बॉर्न हुए हो, अगर वो कोबलर के पास हुए हो, कोबलर घर में हुए हो, तो जो वर्क डिज़ाइन होगा उसी के बेस में होने वाला है। जिस प्रोफेशन के घर आपका जन्म हुआ है तो उसी प्रोफेशन को आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये दे दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन करके, कि कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई भी फैमिली से हो, जो मन है वो प्रोफेशन कर सकते हो। अगर कोई ट्रेड से रिलेटेड फैमिली में जन्म हुआ है तो ये ऑक्यूपेशन कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से, है ना। ये क्या कर सकते हैं, बिजनेस अलग मेथड से कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ये क्लियरली यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। फिर इसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं गवर्नमेंट। किस केस में, तो देखो, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट टू इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एक तो जनरल पब्लिक के केस में ये तो ही है, स्टेट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो गवर्नमेंट चाहे तो इसमें प्रिस्क्राइब भी कर सकती हैं, फिर कैरी ऑन बाई इटसेल्फ एनी ट्रेड। तो कुल मिला के ये खुद यही बोला गया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है ये हर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे कोई बॉर्न या फिर जन्म के आधार पे यहाँ पे डिस्टिंग्विश डेफिनेशन, ऐसा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दे सकते। समझ रहे हो? ठीक। अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया आर्टिकल 19 के पूरे जो 6 जो फंडामेंटल राइट है। कौन कौन से? एक को कवर किया फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फिर अलग किए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फिर अगला है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिर कौन सा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फिर फ्रीडम ऑफ असेंबली, फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इस तरीके से हम लोगों ने क्या है आर्टिकल 19 जो यहाँ पे है आर्टिकल 19A के अंदर जितना जो 6 फंडामेंटल राइट है उसको पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे कवर किए, ठीक है। लेकिन एक याद रखोगे कि जो पहले 6 फंडामेंटल राइट था, अभी
पहले 7th फंडामेंटल राइट थे, अभी 6th फंडामेंटल राइट है। तो किसको एलिमिनेट किया यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्कस भी कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 20 और इसमें क्या बोला गया है इसको समझते हैं। देखो ये प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये आर्टिकल 20 डील करता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू बी एक्यूज पर्सन, तो ये अगर अरेस्ट हो गए हो, है ना, ऑफेंसेस लगाए, तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविज़न दिए हैं कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि अगर कोई भी रूल्स लिखा हुआ है, अगर रूल्स के अगेंस्ट जाके आर्बिट्रेरी मतलब मनमाना तरीके से अगर किसी को अरेस्ट कर रहे हो, किसी को अरेस्ट करके जेल में डाल दे रहे हो, तो यहाँ पर नहीं होने वाला है। पनिशमेंट आपको बोला गया है कि इस केस में 5 साल होगा, लेकिन आप उसको पनिशमेंट 10 साल का दे रहे हो, तो ये भी जो एक्सेसिव पनिशमेंट है इससे भी प्रोटेक्शन देंगे। तो ये बोला गया है आर्टिकल 20 में डिस्कस करता है। और ये जो 20 है ये सिटीज़न और नॉन सिटीज़न, मतलब जो इंडियन का सिटीज़न है उसके लिए भी ये लागू होने वाला है, और जो फॉरेनर है जो इंडिया में है या फिर इंडियन सिटीज़न लिए हैं तो उसके लिए भी ये क्या होगा, अप्लाई होगा। तो इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है, जो सिटीज़न है आर्टिकल 20 के रेस्पेक्ट से। अब कुछ यहाँ पे टर्म समझ लेते हैं, जो कि पहला टर्म है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये होता है। दूसरा होता है नो डबल जियोपार्डी, और तीसरा होता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 1 बाय 1 करके तीनों को समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले एक पेज ले लेते हैं, फिर वहाँ से क्लियर समझ आ जाएगा। सबसे पहले बोला गया है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करो ये कोई नियम है, प्रोविज़न यहाँ पे बना गया है, जिसमें से 5 साल के लिए क्या किए गए हैं कि एक क्राइम को करते हैं तो इसको 5 साल के लिए क्या होगा, सज़ा होगा। ये अगर बात करते हैं, मान लेते हैं ये 2000 का बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये पर्सन है, इन्होंने क्राइम कर दिए और इसको 5 साल का सज़ा हो गया। अब 5 साल का सज़ा हो गया, फिर ये 5 साल का सज़ा ही ले रहे हैं। फिर अब देखो क्या हुआ कि जो 2 साल का सज़ा है इसको अगला जब आगे आया, टाइम आगे बढ़ा, तो ये मान लो यही हो गया कब, 2020 आ गया, ठीक है। अब जब 2020 आया, टाइम आगे हुआ, तो इसको चेंज कर दिए गए। ये जो नियम है, जो रूल्स है यहाँ पे कि इस क्राइम को करोगे तो 5 साल का होगा, तो यही चीज़ जब 2020 आ गया, टाइम बीतते चला गया, तो यहाँ पे ये किए गए, संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए। तो यही क्राइम को अब कितने साल कर दिए गए, 10 साल कर दिए गए, कि अगर इस क्राइम को करते हैं, कोई भी क्राइम हो सकता है, तो इस क्राइम को करते हो तो यहाँ पे 10 साल का सज़ा मिलेगा। अब देखो ये तो ऑलरेडी 5 साल का सज़ा ले ही रहा है, लेकिन अगर 22 तक आते आते ये सज़ा ले रहे हैं, बाकी तो फ्री हो जाएगा, है ना, 2015 में फ्री हो जाएगा। जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो 5 साल का सज़ा ये ले रहे हैं। अब ये आर्टिकल में क्या हो गया, संशोधन हो गया कि अब ये कितना साल का होगा, 10 साल का। तो इसको 5 साल का सज़ा पहले मिल चुका है, तो इसको आप 5 साल बढ़ा के और 10 साल नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। या फिर इसको डायरेक्ट आप 10 साल का और सज़ा, तो ऐसा नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि जब ये क्राइम किया है, जैसे 2000 में इन्होंने क्राइम किया है, सन 2000 में, तो उस समय का प्रोविज़न कितना था, 5 साल था। लेकिन अभी कितना हो गया, जो 2020 है, तो इसमें 10 साल हो गया। तो क्राइम इन्होंने 2000 में किया है, तो 2000 के नियम के हिसाब से सन 2000 में जो भी इससे रिलेटेड जो प्रोविज़न थे, उसके रेस्पेक्ट से इसको क्या दिए हो, सज़ा दिए हो, ना कि 2020 के रेस्पेक्ट से इसको सज़ा दोगे। ठीक है, समझ आया। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहीं पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, द लिमिटेशन इज इम्पोज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल लॉ, ये भी याद रखोगे। सिविल लॉ या फिर टैक्स लॉ हो गया, इसमें ये नहीं होने वाला है, ये केवल और केवल क्रिमिनल लॉ में लागू होगा। जो नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, ये क्रिमिनल केस में लागू होगा। समझ आया, ठीक है ना, क्या बोलते हैं। फिर देखो नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब क्या होता है कि ए सपोज, इसके लिए भी क्या ले लेते हैं, एक पेज ले लेते हैं, फिर क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो, अगर कोई पर्सन ए है ना, सेम यहीं पे एग्जांपल लेते हैं, इसका भी 2000 है। अब 2000 में कोई ए पर्सन है जिसको क्या है, 2 साल का सज़ा हुआ है, ठीक है। फिर यही जो नियम है फिर से क्या हो गया, जब 2020 आया तो सेम यही है, इसका कितना हो गया, 3 साल हो गया, ठीक है, 3 ईयर।
सन 2000 में इसका जो कोई भी क्राइम करोगे तो उसका जो केस लगेगा, जेल जाओगे, वो 2 साल के लिए जाओगे। लेकिन वही चीज़ जो है 2020 में संशोधन होके क्या हो गया, 3 साल के हो गया। तो अब ये बोल क्या चाह रहे हैं कि नो डबल जियोपार्डी का मतलब ये होता है कि अगर ए ने कोई क्राइम किए हुए हैं 2000 में, अगर यही चीज़ को, सेम क्राइम को अगर 2020 में संशोधन कर दे रहे हो तो इसको दोबारा और जेल में नहीं भेजोगे। क्यों नहीं भेजोगे? क्योंकि ये 2 साल जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब ये ऐसा नहीं बोलोगे कि अब तो ये जो है नियम बदल चुका है, पहले ये 2 साल था अब 3 साल है तो इसको 3 साल रहना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। तो जो नियम है, जिस सन में क्राइम हुआ है तो उसी सन के रेस्पेक्ट से उसको सज़ा होगा, ठीक है। तो ये जो डबल जियोपार्डी का मतलब यही होता है कि सेम ऑफेंसेस के लिए बार बार उसको सज़ा नहीं दोगे। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर सेम ऑफेंसेस मोर देन वंस। एक बार क्राइम कर चुके हैं, उसको सज़ा हो चुका है, तो उसी क्राइम के रेस्पेक्ट से उसको बार बार और सज़ा नहीं दोगे। ये बोला गया यहाँ पे नो डबल जियोपार्डी। अवेलेबल ओनली ऑन प्रोसीडिंग बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्राइब्यूनल। तो कोर्ट के पहले ये होगा, ठीक है। जो प्रोसीडिंग होता है कोर्ट में उससे पहले होगा। इंक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे जो है एक्सेप्शन दिया हुआ है कि इंक्वायरिंग बाय डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आर एक्सेप्शन यहाँ पे बोला गया है। लेकिन यहाँ पे जो अपने को मेन समझना है वो है नो डबल जियोपार्डी का, ठीक है। समझ आए ये चीज़। फिर अगला जो है वो है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये क्या होता है कि अगर जेल गए हो या फिर कोर्ट में क्या कर रहे हो, ट्रायल हो रहा है, तो अपने खिलाफ, है ना, अपना खुद के खिलाफ जो है एविडेंस नहीं देना है। समझ रहे हो? नो पर्सन एक्यूज ऑन एनी ऑफेंसेस शैल बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अपने खिलाफ जो है कोई भी क्या है एविडेंस नहीं देना है। यहाँ पे ये चीज़ बोला है, चाहे ओरली नहीं दे सकते और न ही डॉक्यूमेंट्री नहीं दे सकते। ऐसा क्यों बनाया गया है? सपोज ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस क्या है कंपेल कर रहे हो, उसको फोर्स कर रहे कि अपने खिलाफ ही सज़ा दो, सॉरी अपने खिलाफ ही क्या दो, एविडेंस दो। ऐसा भी हो सकता है। तो कई केस में ऐसे भी देखा गया है कि पुलिस के फोर्स से, है ना, या फिर जो क्या बोल सकते हैं जो फोर्स होता है उसका, तो उस रेस्पेक्ट से भी जो है इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि अपने खिलाफ ही क्या करना हो जाता है, उसको एविडेंस देना पड़ जाता है। तो इस रेस्पेक्ट से ये बोला गया है कि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो अपने से अपने खिलाफ यहाँ पे नहीं होंगे, चाहे ओरली हो चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। इट ओनली एक्सटेंड टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग। सिविल जो प्रोसीडिंग होता है यहाँ पे भी ये लागू नहीं होगा, ठीक है। क्रिमिनल जो प्रोसीडिंग है, जितना भी क्रिमिनल रिलेटेड केसेस हैं वहाँ पे प्रोसीडिंग है वहीं पे ही बस ये लागू होते हैं। समझ आया? इतना समझ आएगा। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? फिर आर्टिकल जो 21 है ये डिस्कस करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के रेस्पेक्ट से। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ। देखो, इंडिया में रह सकते हो, आपका पर्सनल लिबर्टी है, पूरा लाइफ है, कोई डिप्रिवेशन नहीं करने वाला है। लेकिन अगर इंडिया के अगेंस्ट में जा रहे हो, है ना, अगर लिबर्टी जो है उसका अगर गलत फ़ायदा उठा रहे हो, निगेटिव फ़ायदा उठा रहे हो, जैसे कि क्या है मिलिटेंट बन जा रहे हो, नक्सलिज्म बन जा रहे हो, नक्सलिज्म में रिक्रूट होके गवर्नमेंट जो पब्लिक जितना ऑफिसेस है फिर गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी उसको हार्म कर रहे हो, तो ये जो है लिबर्टी दिया हो उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो इस्टाब्लिश किया गया प्रोसीजर बाय रूल या फिर प्रोसीजर बाय लॉ में बोला गया है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, लेकिन लिबर्टी बोल के आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिप्रिवेशन हो सकता है या फिर जेल जाना पड़ सकता है। तो इस रेस्पेक्ट में यही बोला गया यहाँ पे दिस राइट इज़ अवेलेबल बोथ सिटीज़न और नॉन सिटीज़न के लिए, दोनों के लिए है ये कि सिटीज़न हो तब भी और नॉन सिटीज़न हो तब भी, ठीक है। प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दो टर्म है यहाँ पे, ठीक है। जो कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ जो लॉ है ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, और प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाय लॉ इसको हम लोगों ने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में लाए गए हैं। क्या होते हैं दोनों? द वैलिडिटी ऑफ लॉ दैट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट लॉ इज़ अनरीजनेबल, अनफेयर और अनजस्ट। कि यहाँ पे एक रूल बन गए हैं, अब ये रूल बना है तो अपने हिसाब से ये नहीं बोल सकते कि ये रूल जो बना है ये गलत है। कैसे? एग्जाम्पल देखो,
अगर कोई रात को 1 बजे डीजे बजा रहे हैं तो ये ऐसा नहीं बोल सकते कि रूल जो है कि 1 बजे डीजे बजाना जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने बंद किया है तो ये उन्होंने गलत किया है, ये तो अपना लिबर्टी ये कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने हिसाब से जो रूल को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, जो रूल बना है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। ये जो है बेसिक मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है। फिर एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब क्या है? अ डॉक्ट्राइन दैट नॉट ओनली चेक इफ देयर इज लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ पर्सन बट आल्सो इंश्योर दैट लॉ इज अ मेड फेयर एंड जस्ट। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, यहाँ पे कि जो रूल्स हैं ये क्या होना चाहिए कि जो लॉ है ये सही बना है या गलत बना है, इसको तो चेक होगा ही होगा, लेकिन साथ में ये भी चेक होगा कि जो नियम बना है, रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, ये फेयर है कि नहीं है, पीपल ओरिएंटेड है कि नहीं है, ये सब चीज़ यहाँ पे चेक होगा, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ गया। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। 2 टर्म है, कहाँ से लिया है सब इसको याद रखोगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है थोड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आर्टिकल 21 से जजमेंट है और ये जजमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते नहीं, क्वेश्चन आ भी चुके हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी पढ़ोगे। लैंडमार्क केसेस ऑन तो आर्टिकल 21, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ प्लस MCQ के साथ पढ़ा रहा हूँ, जिससे ये पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन CAPF में पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ दूसरा, क्वेश्चन आ रहा है दूसरा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इसके बाद क्या करोगे MCQ टेस्ट देना, अगर यहाँ से PDF से अगर नहीं आया तो फिर बताना फिर, ठीक है। क्योंकि इतना डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ, और स्लाइड भी इसलिए ऐसे बनाया हूँ कि इसको मैं सेंड कर सकूँ, हैं क्या है, जिससे एक बार एटलीस्ट रिवाइज कर सको एग्ज़ाम टाइम, इससे अपना नोट्स बना सको, और ये खुद ये अपने नोट्स फॉर्म में ही है, ठीक है। क्लियर? देखो अब चलो अब पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपना जो एम है अभी फंडामेंटल राइट को कवर करना है, ठीक है। तो लैंडमार्क केसेस ऑन आर्टिकल 21, क्योंकि ये जो है बहुत थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, क्योंकि लिबर्टी खुद ही अपने आप में वास्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि लिबर्टी बोलोगे किसको, ठीक है। लिबर्टी का मतलब ये थोड़ा कि जैसे कि रात को डीजे बजा दे रहे हो, है ना, फिर ट्रैफिक जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ये बोल के कि ये तो अपना लाइफ है, हम कुछ भी करें, समझ रहे हो। गाड़ी को ओवर स्पीडिंग नहीं चला सकते, क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है करके ओवर स्पीड कर रहे हो, तो ये क्या है अपने आप में एक हॉट टॉपिक रह जाता है, कंट्रोवर्शियल इशू रह जाता है यहाँ पे। तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या है, गोपालन केस आया था 1950 में। इसमें क्या बोला है इन्होंने, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन नॉट फ्रॉम आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन जो बना हुआ है, इससे नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव कौन से हो सकते हैं, चाहे DM हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, ये अगर आर्बिट्रेरी कर रहे हैं वहाँ से इसको प्रोटेक्शन दोगे। लेजिस्लेटिव एक्शन जो रूल्स बना हुआ है, पार्लियामेंट में जो रूल्स बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है, वहाँ से इसको प्रोटेक्शन नहीं दोगे। कहाँ से प्रोटेक्शन दोगे? तो फिर जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे तो फॉलो कौन कराता है? ट्रैफिक पुलिस। अगर ट्रैफिक पुलिस मनमाना तरीके से अगर अट्रैक्शन कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। क्योंकि रूल क्या बोला है कि ट्रैफिक में क्या रूल बोला है कि 80 प्लस ज़्यादा हो जाएगा, 60, देखो 60 प्लस में क्या है ओवर स्पीडिंग हो जाएगा, 60 प्लस से ज़्यादा नहीं गाड़ी चलाना है, ये रूल में बोला गया है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, 50 में भी जा रहे हो, अगर ट्रैफिक पुलिस फिर भी आपको पकड़ रही है, तो यहाँ पे क्या आर्बिट्रेरी हो गया, है ना। क्योंकि रूल्स में बोला गया है कि 60 प्लस होगा तभी उसको ट्रैफिक का वायलेशन होगा, लेकिन आप 50 में भी जा रहे हो, लेकिन पुलिस जो है मनमाना तरीके से आपको 50 में चला रहे हो, फिर भी क्या कर रहे, चलान काट रहे, तो इसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो जो गोपालन केस है 1950, ये इसलिए बोला है, समझ रहे हो। फिर हियर द SC2 का नैरो इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल 21, बस इतना ही बोला है, इसलिए यहाँ पे नैरो इंटरसेप्शन लिखा हुआ है, उतना ज़्यादा डीप में जाके यहाँ पे नहीं बोला है। फिर इसी के रेस्पेक्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट इमर्ज होके आया है, वो है पर्सनल लिबर्टी का।
हाँ, पर्सनल लिबर्टी, ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो जो पर्सनल लिबर्टी होता है ये केवल और केवल इंडिविजुअल के लिए होगा, एक पर्सन के लिए होगा, न कि प्रॉपर होली पूरा बॉडी के लिए होगा। समझ रहे हो? क्योंकि अगर एक पर्सन इंडिविजुअली जो है ये ट्रैफिक रूल को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल को जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसको अरेस्ट कर सकते हो, चालान काट सकते हो। लेकिन अगर पूरे ग्रुप में अगर एक पर्सन जो है ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जितना भी है सब जो है फॉलो कर रहा है, तो एक के चक्कर में बाकी को भी थोड़ा चालान भरना पड़ेगा, बाकी का भी थोड़ा चालान काटोगे। समझ रहे हो? तो यहाँ पे पर्सनल जो लिबर्टी का मतलब यही होता है कि इंडिविजुअल के द्वारा किया हुआ कार्य या फिर इंडिविजुअल का एक लिबर्टी। समझ आया गोपालन केस? ठीक है, जो 1950 में आया है, याद रखोगे इसका ये वाला ईयर को, 1950 को। फिर अगला जो लैंडमार्क केसेस हैं वो है मेनका गांधी केस 1978 का। इंट्रोड्यूस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? समझ आ गया होगा। ठीक है, प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव बट आल्सो आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन। यहाँ पे क्या है, इसका तो जस्ट उल्टा ही बोल रहे हैं। गोपालन केस में बोला गया है कि ये किसके लिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट होगा? आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव के लिए, न कि आर्बिटरी लेजिस्लेटिव के लिए। तो यहाँ पे तो दोनों का बोल दिया, एग्जीक्यूटिव का भी और लेजिस्लेटिव का भी। ठीक है, तो राइट टू लाइफ, अब ये तो समझ आ गया होगा क्या होता है ना, आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव का एक्शन क्या होता है और आर्बिटरी लेजिस्लेशन क्या होता है। ठीक है, फिर राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, है ना, सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया हुआ है इससे। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। फिर पर्सनल लिबर्टी, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड दिए गए हैं। यहाँ पे ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू पर्सन, ये बस बोल के छोड़ दिए हैं गोपालन केस में, लेकिन इसका थोड़ा वाइडेस्ट क्या है, इसका डेफिनेशन बताएं। इट कवर अ वेराइटी ऑफ राइट दैट कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन, इट इज़ अ वाइडर इंटरसेप्शन ऑफ आर्टिकल 21। तो इन्होंने जस्ट वाइड किया हुआ है। क्लियर है क्या मेनका गांधी केस? ठीक है, फिर अगला जो केस है वो है KS पुत्तस्वामी केस 2017। इसमें क्या बोला गया है कि इट हेल्ड दैट प्राइवेसी इज अ नेचुरल राइट, इट दैट इनहेयर्स इज ऑल अ नेचुरल पर्सन, दैट and that right may be restricted only by state action if it passes each of 3 tests। तो जो केस पुत्तस्वामी जो केस है इसमें बोला गया है कि जो 3 एक्शन होगा या फिर इसको जो रिस्ट्रिक्ट होगा ओनली बाय स्टेट, इफ़ ये 3 जो हैं 3 टेस्टों को ये पार करते हैं। कौन कौन से बोला गया है? स्टेट, सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव अ लेजिस्लेटिव मैंडेट, इट मस्ट बी परस्यूइंग अ लेजिटिमेट स्टेट पर्सन और इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे बोला गया है जो केस पुत्तस्वामी है, इट हेल्ड दैट प्राइवेसी इज़ अ नेचुरल राइट। जो राइट टू प्राइवेसी हम लोग समझते हैं ये एक नेचुरल राइट है, ये यहाँ पे बोला गया है केस पुत्तस्वामी जो 2017 में इसका केस आया था वहाँ पे। फिर और क्या क्या है जो कि यहाँ पे इंक्लूडेड किए गए हैं जो राइट टू प्राइवेसी है उसमें, और क्या क्या राइट है एक बार जस्ट इसको क्या करोगे, गो थ्रू करोगे। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट है, जैसे कि राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर हो गया, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14। तो एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लेना। यहाँ से बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ राइट टू स्लीप क्या फंडामेंटल राइट है कि नहीं, तो फिर वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि राइट टू स्लीप तो पढ़े ही नहीं है, ऐसा हुआ है, ऐसा होता भी है। और ठीक है, तो एक बार इसको गो थ्रू करो जिससे क्या है थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट सॉल्व तो कर सको उसको। ठीक है, फिर आर्टिकल आते हैं 21A में जिसे इंसर्ट किए गए हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। CAA का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, चलो इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर इन सच मैनर एज द स्टेट में। क्या से कर सकते हैं, या तो बाई लॉ से कर सकते हैं या फिर कुछ डिटर्मिनेशन है, डिटरमाइन है तो उस रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जो आर्टिकल 21A है इसको स्पेशली जोड़े गए हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में।
जिसमें से बात करते हैं कि कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 to 14। याद रखोगे ये जो फ्री एजुकेशन का बात किया यहाँ पे ये स्कूल का है ना कि कॉलेज का, ठीक है। कॉलेज का यहाँ पे फ्री नहीं बोले गए हैं, यहाँ पे केवल और केवल स्कूल का है। और एज कितना होना चाहिए 6 to 14 ईयर। दिस प्रोविज़न मैक्स ओनली एलिमेंट्री देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये चीज़, ये हायर एजुकेशन या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए फ्री नहीं होने वाला है, समझ रहे हो। फिर इन परसुएशन ऑफ आर्टिकल 21A द पार्लियामेंट इनेक्ट राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो RTE बोलते हो एक्ट 2009। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये तो पास कर दिए गए तो इसका एक्ट भी तो होना चाहिए जिसका रूल्स हो, किस तरीके से इसका रूल्स आएगा, किस तरीके से रेगुलेशन होगा। तो इस चीज़ के लिए और इसको ध्यान में रखते हुए राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो RT एक्ट 2009 है इसको पारित किए गए हैं, इसको इनेक्ट किए गए हैं। क्लियर है, समझ आ गया आर्टिकल 21A। अच्छा अब अगला देखो आर्टिकल 21 ये क्या बोलता है, इट ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्ट और डिटेन इन सर्टेन केसेस। तो देखो अगर कोई भी पर्सन को अरेस्ट कर दिए गए हो तो उसको कुछ प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए कि जस्ट अरेस्ट कर दिए, अब जो है पुलिस जो मनमाना चाहे वो कर रही है, हैं समझ रहे हो। अगर उसको अरेस्ट किए हो तो उसके पास भी तो कोई अधिकार होना चाहिए कि ये जो है फैमिली से बात कर सके, फैमिली से मिल सके, ये केस सही है कि गलत है, या फिर कोई जस्ट फेक तरीके से इसको अरेस्ट कराए हैं, तो इसका भी एक प्रोविज़न हो। तो इसीलिए जो आर्टिकल 22 है इसमें ग्रांट किया गया है प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्ट और डिटेन इन सर्टेन केसेस। कौन कौन से केसेस हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, इसका मतलब क्या होता है विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट। पुनिटिव डिटेंशन क्या होता है पनिशमेंट आफ्टर ट्रायल और कन्विक्शन। समझो ये जो पुनिटिव जो डिटेंशन होता है इसका मतलब होता है कि पूरा प्रॉपर ट्रायल हुआ है, कोर्ट में हियरिंग हुआ है, उसके बाद जजमेंट सुना के जेल भेजे गए हैं या फिर जितना पनिशमेंट है वो सब चीज़ दिए गए हैं, उसको क्या बोलते हैं पुनिटिव बोलते हैं। और प्रिवेंटिव किसको बोलते हैं विदाउट ट्रायल, कोर्ट से पहले, कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ है, कोर्ट में ट्रायल नहीं हुआ है, उससे पहले जो भी अपने को राइट्स मिलेगा, जो भी प्रोटेक्शन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। और पुनिटिव मतलब कोर्ट जो है ट्रायल होने के पूरे बाद, उसको हम लोग बोलते हैं पुनिटिव। याद रखोगे, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को। फिर आर्टिकल 21A देखो, कन्फर द राइट ऑफ पर्सन हु इज़ अरेस्टेड और डिटेन अंडर ऑर्डिनरी लॉ दिस इंक्लूड। तो क्या क्या उसको राइट मिलेगा, या फिर कोई भी व्यक्ति को, इंडिविजुअल को अगर डिटेन किया हुआ है तो उसमें क्या क्या होगा, क्या इसका प्रोसीजर होगा, इसको देखो। तो राइट टू इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, क्योंकि अगर कोई भी इंसान को अगर अरेस्ट कर रहे हो तो उसका ग्राउंड तो बताओ कि अरेस्ट कर क्यों रहे हो। राइट टू कंसल्ट हैन हिंद डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, उसको अपना जो क्या बोल सकते हो, उसको क्या बोलते हैं लॉयर, लॉयर हो गया, कोर्ट का जो लॉयर होता है उससे मिलने का अधिकार तो हो, ठीक है। तो ये सब जो है प्रोटेक्शन दिए हुए आर्टिकल 21 में पूरा, आर्टिकल 22 में ये पूरा डिटेल में है कि ग्राउंड बताओगे पहले, अगर अरेस्ट कर रहे हो तो क्यों अरेस्ट कर रहे हो, उसके बाद उसको कंसल्ट करने का अधिकार है, लीगल प्रैक्टिशनर जो लॉयर है उससे मिलने का अधिकार है ये चीज़। फिर राइट टू प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, ठीक है। अगर अरेस्ट किए हो तो उसको क्या करोगे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाओगे। और जो टाइम लगा है, जैसे अरेस्ट करने में टाइम लगता है, तो अरेस्ट करोगे उसमें जितना भी टाइम रहेगा उसको एक्सक्लूड करना है। जैसे पुलिस स्टेशन में आता है वहाँ से 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होगा। फिर राइट टू रिलीज आफ्टर 24 आवर अनलेस द मजिस्ट्रेट ऑथराइज फर्दर डिटेंशन। फिर अगर मजिस्ट्रेट जो है ऑथराइज नहीं करता तो उसके बाद क्या करोगे, उसको 24 घंटे के अंदर बरी करना होगा, 24 घंटे के अंदर उसको छोड़ देना होगा। दिस सेफगार्ड आर नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन और पर्सन अरेस्टेड और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। समझे हो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है हुआ है उसके लिए अवेलेबल नहीं है ये राइट, और नहीं अगर इनेमी एलियन है। क्या होता है इनेमी, पढ़ चुके हैं वहाँ पे, है ना पहले ही क्लास में, तो देख लेना। तो इनेमी एलियन और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में अगर अरेस्ट हुए हो तो इस केस में आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो आर्टिकल 22(1) जो है इसको थोड़ा याद रखना, माइंड में रखोगे। फिर जो आर्टिकल 22 जो 2 है ये क्या है, ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्ट और डिटेन अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ।
तो इसमें तो बोला गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ इस केस में जो आर्टिकल 22A है यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से अगर जेल भी चले गए, अरेस्ट भी हो गए, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, ये है। डिफेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो इसलिए, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा डीप में पढ़ा रहा हूँ इसको। तो आर्टिकल 22(2) क्या बोलते हैं, ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्ट और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। क्या होगा, ये अवेलेबल होने वाला बोथ सिटीजन एज वेल एज एलियन, दोनों के लिए होगा। एक सिटीजन्स के लिए भी होगा जो इंडियन सिटीजनशिप है, और जो बाहर से आए हुए हैं जो फॉरेनर है उसके लिए भी होगा। द डिटेंशन ऑफ पर्सन कैन नॉट एक्सीज 3 months अनलेस द एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट सफिशिएंट कॉज फॉर डिटेंशन, है ना, एक्सटेंडेड डिटेंशन। प्रिवेंटिव में क्या होता है कि बिना ग्राउंड बताए कि क्यों अपने को अरेस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली पुलिस आते उठा के ले जाए, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, इसमें कुछ ग्राउंड भी नहीं बताते हैं, अगर शक हो रहे हैं तो शक के बेसिस में भी ले जाते हैं, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। तो कब तक रख सकते हो इसको, 3 month तक। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ से अगर इसको अरेस्ट किए हो तो 3 month तक रख सकते हो, 3 month से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 3 month से अंदर क्या है, एडवाइजरी बोर्ड का रिपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, इसका कॉजेज़ जो हैं ये एडवाइजरी बोर्ड से आना चाहिए, इसका रिपोर्ट जो है एडवाइजरी बोर्ड से आना चाहिए। अगर एडवाइजरी बोर्ड से 3 month के अंदर अगर नहीं आता तो 3 month के आगे जो है क्या है, इसको छोड़ दोगे, बरी कर दोगे। द बोर्ड इज़ अ कंसिस्ट ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है वही क्या होता है, इसका जज करते हैं, जो ही कंसिस्ट होता है। समझ आ गया क्या इतना, ठीक है। फिर अगला जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 से 24 तक जाता है, 23 और 24 ही हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो कि 6 फंडामेंटल राइट है, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे अभी। आर्टिकल 23 क्या बोलते हैं, प्रोहिबिट ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, जैसे कि फोर्स लेबर, बंधुआ मजदूर। जैसे कि ब्रिटिश थे तो ये लोग क्या करते थे कि जितना भी पीपल हैं उसको अपने फॉर्म में या फिर फैक्ट्री में काम कराते थे, पूरा घंटों तो घंटों, ठीक है, जितना वर्किंग टाइम है उससे भी ज़्यादा काम कराते थे। ब्रिटिश बोले इसको करना है तो करना है, तो एक क्या है, फोर्स लेबर की तरह, बंधुआ मजदूर की तरह इसको काम करते थे। फिर ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स का, चाहे ह्यूमन बींग का ऑर्गेन्स का हो गया, चाहे इंसान को हो गया, उसका तस्करी करना, ये सब चीज़ को क्या किया गया है, प्रोहिबिशन कर दिया गया है आर्टिकल 23 के अंदर। और ये जो राइट हैं, ये आर्टिकल जो हैं, अगर ये आर्टिकल का बात करोगे तो ये सिटीज़न और नॉन सिटीज़न दोनों के लिए अप्लाई होगा। नॉन सिटीज़न मतलब होता है फॉरेनर के लिए। इट इज़ अवेलेबल बोथ स्टेट एंड प्राइवेट एक्टर, ये भी ध्यान रखोगे, क्योंकि ह्यूमन बींग का जो तस्करी करने वाली गवर्नमेंट थोड़ा ना करेगा। अगर गवर्नमेंट कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ा कि प्राइवेट पर्सन नहीं करेगा। मोस्टली जो तस्करी होगा, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हो गया, फिर फोर्स लेबर होगा, ये प्राइवेट पर्सन के तरीके से ज़्यादा होगा, समझ रहे हो। तो ये जो राइट दिया गया है ये बोथ स्टेट के लिए भी दिया गया है और जो प्राइवेट पर्सन है इन दोनों के लिए दिया गया है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में जिसमें से आर्टिकल 23 है, ये क्लियर हो गया क्या कि ह्यूमन बींग एंड फोर्स लेबर इसका प्रोहिबिशन होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिए हुए हैं। क्या, आर्टिकल 23 परमिट स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस, जैसे कि मिलिट्री सर्विस और सोशल सर्विस फॉर विच इज़ नॉट बाउंड टू पे। इसको याद रखोगे, क्योंकि एक चीज़ देखोगे, फोर्स लेबर में कई बार लोग क्या बोलते हैं, मिलिट्री को भी जोड़ते हैं। कैसे मिलिट्री को जोड़ते हैं, क्योंकि मिलिट्री का वर्किंग कंडीशन क्या हो जाता है, कई बार घंटों से भी ज़्यादा हो जाता है। 1 दिन 2 दिन अगर ऑपरेशन में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, 3 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है, लेकिन मिनिमम जो वर्किंग टाइम कितना डिफाइन किए हैं, 8 आवर। लेकिन सिक्योरिटी पर्सन को तो इतना दिनों दिन लग रहा है, 2 दिन 3 दिन लग रहा है, तो इसको क्या किए गए हैं, एक्सेप्शन दिए गए हैं। क्यों एक्सेप्शन दिए गए, क्योंकि ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन में पहले 8 घंटा जाओगे, फिर घर आओगे, फिर 8 घंटा जाओगे, तो ऐसा थोड़ा होता है मिलिट्री ऑपरेशन में या फिर सोशल सर्विस जो है। तो इस रेस्पेक्ट में इसको क्या दिए गए हैं, एक्सेप्शन दिए हैं। चाहे कहीं भी अगर नाइट में अगर मान लो क्या हो गया, नाइट में कोई तस्करी कर रहे हैं, अब ये पुलिस वाले थोड़ा ना बोलेंगे कि हमारा ड्यूटी तो ख़त्म हो गया है, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि सोशल सर्विस है, उसको करना पड़ेगा, उसका ड्यूटी है, समझ रहे हो। तो इस रेस्पेक्ट में क्या किए गए हैं, इसको एक्सेप्शन दिए गए हैं आर्टिकल जो 23 में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल वो है आर्टिकल 24, प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 ईयर इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर
हजारियस एक्टिविटी लाइक कंस्ट्रक्शन, वर्क और रेलवे कि 14 साल के अगर अंदर में हो तो उसको कोई काम नहीं करना है एज अ एम्प्लॉय। ठीक है, अगर मोस्टली इसको इग्नोर किया जाता है कहाँ पे, जैसे कि फैक्ट्री माइंस का हो गया, अदर जो हजारियस एक्टिविटी हो गया जैसे कि कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्क जो है रेलवे हो गया, तो इस रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रोहिबिट किए गए हैं। क्योंकि 14 साल तक जो 6 से 14 ईयर है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि यहाँ पे क्या होगा, कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। अब जब कंपलसरी एजुकेशन मिल रहा है तो ये 40 साल के अंदर के जो लोग हैं ये क्यों जाए काम करने, है ना, ये लॉजिक से इसको इंक्लूड किए गए हैं। इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस इनोसेंट वर्क। जैसे कि घर में अगर जो है 14 साल के बच्चा छोटे हैं तो घर में अगर काम कर रहे हैं तो ये नहीं बोलोगे कि आर्टिकल 24 के अंदर ये क्या है, प्रोहिबिट है ना। यहाँ पे एक्सेप्शन वही तो दिया गया है, यहाँ पे बोला तो गया है कि डज नॉट प्रोहिबिट फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेसर इनोसेंट वर्क। समझ रहे हो, तो अगर हजारियस वर्क में जा रहे हो जहाँ पे क्या है थोड़ा गंभीर होने का या फिर हेल्थ इशू हो सकते हैं, वहाँ पे ये बैन है। लेकिन अगर घर का काम कर रहे हो कि ये बोले कि ये दुकान जाओ यहाँ से ये सामान लेके आओ, तो आप ये बोले कि जो 14 साल के अंदर है वो काम नहीं करते, गवर्नमेंट बैन किया हुआ है, तो ऐसा नहीं बोल सकते वहाँ पे। ठीक है, क्लियर है क्या, समझ आ गया। चलो, तो इस तरीके से आज हम लोग इतना ही तक कंप्लीट रखते हैं। अगले हम लोग कवर करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से आगे हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है 32 तक जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जो अगला क्लास होगा वो 26 से, सॉरी यहाँ पे 25 है, 25 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट रहता है तो ये नंबर है दिया हुआ है, पूछ सकते हो, चाहे यूट्यूब बैच से हो चाहे गाइडेंस से रिलेटेड हो, पूछ सकते हो। और ये जो टेलीग्राम चैनल है ये CDS के लिए स्पेशली है, ये CAPF के लिए, तो इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि हर नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।